टू आवर क्लासरूम। स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स की नेक्स्ट वीडियो। इससे पहले हमने एक वीडियो बना ली है। उस वीडियो में हमने थोड़ा सा ओवरव्यू देखा था कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, और हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था जिसमें कि हमने ये देखा था कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट वाले मोशन क्या होते हैं और कंस्ट्रेंट्स की टाइप्स क्या होती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देख लेना, देन इस वीडियो पे आना, क्योंकि वो थोड़ा बेसिक है। वहां से हमें ये समझ आ जाएगा कि कंस्ट्रेंट्स होते क्या है। फिर हम आगे अब जो आज का टॉपिक पढ़ेंगे वो आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे कि वर्चुअल और पॉसिबल, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, या फिर इनकी डेफिनेशंस क्या क्या होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट टॉपिक हमारे क्या है, पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट। ये निकालेंगे अब। तो ये देखो होता क्या है, नाम से पता चल रहा है एक। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा वर्चुअल का, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। वैसे अगर हम इनकी हिंदी करें तो हिंदी में क्या कहते हैं, पॉसिबल का मतलब जो चीज पॉसिबल है, दैट इज संभव है, वही। और वर्चुअल का मतलब क्या होता है, इमेजिनेशन में, मतलब कि असली में एग्जिस्ट नहीं करती, रियल में हम उसको क्या कर रहे हैं, वर्चुअली विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब असली वाली डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगी, ऐसे कह सकते हैं कि नकली वाली है। ठीक है, तो ये देखो कैसे निकाल लेंगे और इनकी डेफिनेशंस क्या है। तो आपको स्क्रीन में दिख जाएगा साइड में, वहां पर देखो, लेट अस कंसीडर ए सिस्टम विद फाइनाइट कंस्ट्रेंट दिस एंड जी डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट दिस। अब यहाँ पर है ना, हमने दो टाइप के कंस्ट्रेंट्स माने हैं। एक तो आपको दिख रहा है, एक तो हमने माना एफ अल्फा और साथ में टी आर के। अब ये वाले जो कांस्टेंट है वो हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था कि जिनके अंदर वेलोसिटी प्रेजेंट नहीं होती, जिनके अंदर वेलोसिटी प्रेजेंट नहीं है, उनको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट कंस्ट्रेंट्स। अगर आपको पता भी हो, पिछले वाली वीडियो से याद होगा, फाइनाइट कंस्ट्रेंट्स। तो जैसे कि आप नोट्स में भी देख सकते हैं, वहां पे लिखा भी हुआ है कि दीज आर फाइनाइट कंस्ट्रेंट्स। दैट इज कुछ कंस्ट्रेंट्स ऐसे तो होंगे, हो सकता है जिनके अंदर वेलोसिटी प्रेजेंट ना हो, कुछ कंस्टेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिनके अंदर वेलोसिटी प्रेजेंट हो। तो वो हम कैसे निकालते थे, जो हमारी जनरल डेफिनेशन होती थी कंस्टेंट की, वो वाली, समीशन ऑफ के फ्रॉम 1 टू कैपिटल एन एल के आर के डॉट, या फिर वी के भी लिख सकते हो, यहां पर वी के लिखा हुआ है, वी के लिख लो, प्लस डी बीटा इज इक्वल टू 0, और यहां पर बीटा लगा दो। ये वेक्टर्स हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या किया उसने कि ये वाले जो हमारे कंस्ट्रेंट्स आए हैं ना, ये तो हमारे डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं। डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या है, इनके अंदर वेलोसिटी प्रेजेंट है, देखो ध्यान से, है ना। और इन वालों के अंदर वेलोसिटी प्रेजेंट नहीं है। तो हमारे पास अगर कोई भी सिस्टम हो पार्टिकल्स का, या फिर कोई एक बॉडी है, तो उसके अंदर हो सकता है कि कुछ कंस्ट्रेंट्स ऐसे हों और कुछ कंस्ट्रेंट्स ऐसे हों। हमने वैसे जनरली मान लिया। अब ये भी जरूरी नहीं है कि ये एक एक ही हो सकता है इसकी 3-4 इक्वेशंस हो, इसकी 5-10 इक्वेशंस हो, कितनी भी हो सकती हैं। तो इनके भी कुछ हमने नंबर्स मान लिए। ये जो अल्फा और बीटा लगा रखे हैं, ये इनके ये बता रहे कि हमारे पास कितनी सारी इक्वेशंस आने वाली हैं। तो यहाँ पर जो अल्फा इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक मान लिया हमने, अल्फा फ्रॉम 1-2 से लेकर स्मॉल डी तक। मतलब कि हमने मान लिया कि जो हमारे पास फाइनाइट कंस्ट्रेंट्स है ना, वो काउंटिंग में कितने हैं, स्मॉल डी। ठीक है, उसके बाद जो ये वाली कंस्ट्रेंट्स है, वो हमने बीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मानी, जी तक। बीटा इज इक्वल टू 1-2 से लेकर स्मॉल जी। मतलब कि हमने टोटल जो हमारे कंस्ट्रेंट्स है वो कितने माने, जी प्लस डी। जो जी कंस्ट्रेंट्स है उनके अंदर तो वेलोसिटीज प्रेजेंट है, और जो बाकी के डी कंस्ट्रेंट्स है उनके अंदर वेलोसिटी नहीं प्रेजेंट। तो टोटल हमने इतने कंस्ट्रेंट्स मान लिया हमारा जो सिस्टम है। कुछ होंगे जिनके अंदर वेलोसिटी होगी, कुछ होंगे जिनके अंदर वेलोसिटी नहीं होगी। तो ये हमने सिर्फ अभी क्या माना कि हमारे पास जो भी सिस्टम है उसके अंदर इतने कंस्ट्रेंट्स हैं। अब जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था, अगर हम इसका डेरिवेटिव कर दे तो इस तरह वाला बना सकते हैं ना। हमने देखा भी था कि अगर इसको इसके जैसा बनाया तो हम इसका सिंपल से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, क्योंकि पोजीशन का डेरिवेटिव करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी। तो अब हम यहाँ पे क्या करके देखते हैं, एक बार इसका डेरिवेटिव कर दो और इसके जैसा बना के देखो, फिर हम देखेंगे क्या आने वाला है। तो इसका एक बार डेरिवेटिव करते हैं, देन वी गेट
देखो कर दो इसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था, पहले विद रिस्पेक्ट टू एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी कर दो, साथ में अल्फा लगा देना, प्लस उसके बाद एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे, कर्ल एफ बाय कर्ल आर, और फिर आर का विद रिस्पेक्ट टू टी, ये कर देते यहाँ पर अल्फा और यहाँ पर के, इस तरह से कर देते, और इज इक्वल टू तो 0 ही आएगा। और यहाँ पर हमने क्या कहा था कि हम समीशन लगाएंगे के फ्रॉम 1 टू कैपिटल एन तक, इस तरह से लिखा था हमने, और ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो क्या कहा कि इसको चलो वी के भी लिख सकते हैं, समीशन फ्रॉम के टू 1 के फ्रॉम 1 टू एन कर्ल एफ अल्फा बाय कर्ल आर के, यहाँ पर वी के लिख दिया क्योंकि आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे वेलोसिटी आएगी, एंड प्लस कर्ल एफ अल्फा बाय कर्ल टी इज इक्वल टू 0, ये आ गया हमारे पास। और साथ में लिख भी देना कि अल्फा की वैल्यू फ्रॉम 1 2 से लेकर हमारी स्मॉल डी तक थी। ठीक है, के लिए हमने समीशन लगाई रखा है, के बारे में नहीं बताना हमें, तो यहाँ तक लिख दिया अब हमने। देन द सिस्टम ऑफ वेक्टर्स वी के, अब हमारे पास जो ये वाली वेलोसिटी आई है ना डेरिवेटिव करने के बाद, इसको हम क्या बोल लेंगे, पॉसिबल वेलोसिटी। जैसे कि आप देख सकते हैं, देन द सिस्टम ऑफ वेक्टर्स वी के आर कॉल्ड पॉसिबल वेलोसिटी फॉर ए सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम टी एंड फॉर ए सर्टेन पोजीशन ऑफ द सिस्टम। किसी एक पर्टिकुलर, देखो इसका हमने डेरिवेटिव किया तो ये हमारे पास क्या थी, पोजीशन, इस पोजीशन के विद रिस्पेक्ट टू हमें ये वाली वेलोसिटी मिली है ना। तो यहाँ पर उसने यही कहा कि एक पर्टिकुलर टाइम टी के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू एक पोजीशन हमें एक वेलोसिटी मिल जाएगी, और हर एक उस वेलोसिटी को हम क्या बोलने वाले हैं, पॉसिबल वेलोसिटी। अभी हमने पॉसिबल वेलोसिटी बताया, फिर हम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट भी बताएंगे, एक ही टॉपिक में दोनों चीज कवर हो रही है, तो बड़े ध्यान से देख लेना। उसके बाद यहाँ तक आ गए हम, इफ द वेक्टर्स वी के सेटिस्फाई डी प्लस जी लीनियर इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। अब यहाँ पर क्या कहा, जो ये वी के है ना, ये हमारे इस वाले में भी आ गया और पिछले वाले में भी आया था, जो हमने ये वाली इक्वेशन लिखी थी, समीशन के फ्रॉम 1 टू एन एल के बीटा, और इसके साथ में था क्या, वी के एन प्लस डी ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0। इस वाली इक्वेशन में जहां पर हमने बीटा फ्रॉम 1 2 से लेकर स्मॉल जी तक माना था, इसमें भी वी के है और यहाँ पर वी के हम लेके आ गए। तो यहाँ पर उसने ये कहा कि अब जो दोनों साइड हमारे पास वेलोसिटी आ रही है, अगर ये वेलोसिटी इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों को सेटिस्फाई कर रही है, तो टोटल कांस्टेंट्स हमें कितने मिल जाएंगे, डी प्लस जी। तो यहाँ पे उसने यही कहा कि अगर हमारे पास जो ये वेलोसिटी कंपोनेंट आया है, अगर वो दोनों कंस्ट्रेंट्स को, दोनों टाइप के कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, देन वी कॉल इट एज क्या, पॉसिबल वेलोसिटी। पॉसिबल वेलोसिटी तब बोलेंगे जब वो दोनों कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा होगा, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। ये डेफिनेशन ध्यान रखना। देन द पॉसिबल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी परमिटेड बाय द कंस्ट्रेंट्स, है ना। अब जो ये वेलोसिटी है ये किससे आई है, हमारी कंस्ट्रेंट्स की इक्वेशन से आई है। तो पॉसिबल वेलोसिटी ध्यान रखनी है, कहाँ से लेके आते हैं हम, कंस्ट्रेंट्स की इक्वेशन से लेके आते हैं। फॉर एवरी पॉसिबल पोजीशन फॉर द सिस्टम एट टाइम टी देयर एग्जिस्ट एन इन्फिनिटी ऑफ द सिस्टम ऑफ द पॉसिबल वेलोसिटी। यहाँ पे उसने क्या कहा कि अगर आपके पास एक टाइम टी है तो आपके पास है ना इनफाइनाइट सिस्टम ऑफ वेलोसिटीज मिलने वाली हैं। आपको बहुत सारी वेलोसिटी मिल जाएंगी नो डाउट, लेकिन कुछ वेलोसिटी ही ऐसी होंगी जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी। यहाँ पर यही तो कहा उसने कि वेलोसिटी ऐसी होनी चाहिए जो इस वाले कंस्टेंट और इस वाले कंस्टेंट्स को सेटिस्फाई करे। आपको चाहे एक पॉइंट पे बहुत सारी वेलोसिटी मिल रही है, लेकिन ये ध्यान देना कि कौन कौन सी कंस्टेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तभी आप उसको क्या बोलोगे, पॉसिबल वेलोसिटी बोलनी है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है सब कुछ। कंस्ट्रेंट द सिस्टम ऑफ द इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट वैसे हम ऐसे निकाल सकते हैं, जैसा कि हमें पता है जनरली कि वी के की वैल्यू क्या होती है, डी आर के बाई डी टी, यही होती है। तो यहाँ से जो डी आर के और साथ में इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, वी के डी टी, ऐसे लिख सकते हैं हम इन जनरल,
है ना। तो यहाँ पे उसने क्या कहा, क्योंकि अब हम क्या निकालना चाहते हैं, पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट। अब पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें वेलोसिटी का यूज करना, वेलोसिटी हमने पहले निकाल दी ना अभी, तो वेलोसिटी की हेल्प से अब हम क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये पॉसिबल वेलोसिटी है तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पर जो वेलोसिटी ले रहे हो ना वो पॉसिबल वाली ही होनी चाहिए। बहुत सारी वेलोसिटी मिलेंगी लेकिन वो वाली वेलोसिटी पिकअप करनी है हमें जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी। वो वाली जो हमारी वेलोसिटी आएंगी उनको हम यहाँ पे रखेंगे, उसके विद रिस्पेक्ट टू जो हमें पोजीशन मिलेगी उसको हम क्या बोलने वाले हैं, पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट। दूसरी वाली डिस्प्लेसमेंट्स को हम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे, जो कि कंस्टेंट वाली इक्वेशन से नहीं आ रही, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है सब कुछ। उसके बाद क्या किया, अब क्योंकि हमें ना देखो क्या चाहिए, विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी वी हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी के साथ में dt चाहिए। तो अब जो ये हमारी ये वाली इक्वेशंस हैं हम क्या कर सकते हैं, dt से मल्टीप्लाई कर सकते हैं थ्रू आउट, फिर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर दोनों साइड, दोनों इक्वेशंस में, इसमें भी और इसमें भी dt से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर भी कर दी और इधर भी कर दो। अब ये वाली जो टर्म है उसके प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, इस वाली इक्वेशन से डी ऑफ आर के, और जो ये डी ऑफ आर के है ना यही हमारे पास क्या है, पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डी ऑफ आर के लिखेंगे। तो रख दो यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमने लिख दिया डी ऑफ आर के। अब आप ये कह सकते हैं कि ये जो दो इक्वेशंस आई हैं, इन दो इक्वेशंस को जो भी हमारा आर के सेटिस्फाई करेगा उस वाले आर के को ही हम क्या बोलेंगे, पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे हम वेलोसिटी के बारे में बोल रहे थे, अब हम कह सकते हैं कि जो भी पोजीशन वेक्टर इन दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा देन वी कॉल इट एज पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो यही सब कुछ लिखा हुआ है, आप रीड कर लेना, फिर भी कोई डाउट हो तो बता देना। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, अब हमने देख लिया चलो पॉसिबल तो क्या होती है। पॉसिबल का मतलब ये है कि एग्जिस्ट कौन सी करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रेंट्स। अब हम ये देखेंगे कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट में क्या करना है, अब हमने सबसे पहले तो हमने ना क्या किया, जो बेसिक हमारी डेफिनेशन थी अभी जो हमने निकाली थी कि वेलोसिटी की हेल्प से हम डिस्प्लेसमेंट तो वैसे ही बता सकते हैं। तो v के विल बी इक्वल टू डी ऑफ आर के और बाई डी टी होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो साथ में डी टी, या फिर इस साइड लिख लेना, एक ही बात है। तो ये हमारे पास पोजीशन निकालने का, डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला है बेसिकली। अब हमने ना इसकी नेबरहुड में एक और पॉइंट ले लिया। अब सपोज करो यहाँ पे जैसे हम कोई भी पार्टिकल है, ये बॉडी है, ये पार्टिकल है, अब हमने इसका एक पोजीशन वेक्टर निकाला, आर के आ गया। इसके बिल्कुल नेबरहुड में हमने एक पॉइंट और लिया, इसका पोजीशन वेक्टर निकाला, ये आर के डैश मान लेते हैं, साथ वाला ही है। तो इसका भी पोजीशन वेक्टर अगर हमारे पास आर के डॉट है या फिर डैश लगा लो, आर के डैश है, तो हमारे पास वेलोसिटी में भी चेंज आएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि डेरिवेटिव करेंगे तो पोजीशन का ही डेरिवेटिव करना है ना हमने। तो हमारे पास क्या आएगा, डी वी के डैश हो जाएगा यहाँ पर भी, एंड डी टी एज इट इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास बेसिकली जो हम पॉइंट्स पे निकाल रहे हैं उस पॉइंट पे है और ये उसकी नेबरहुड में है। अब जैसे ही अगर हमें यहाँ से यहाँ तक का गैप निकालना हो, जो कि बहुत स्मॉल गैप होता है, नेबरहुड का मतलब यही है, तो यहाँ पे हम इसको कह भी सकते हैं कि दिस इज डेल्टा ऑफ आर, कि जो हमारी आर है उसके अंदर कितना चेंज आया, दैट रिप्रेजेंट फॉर स्मॉल चेंज, यही होता है। तो यहाँ पर अब हमने ये देखना है कि दोनों के दोनों जो पोजीशन वेक्टर्स हैं उनके अंदर कितना चेंज आया। ये जो डिस्प्लेसमेंट आती है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, ये ध्यान रखना बस। तो ये जो डेल्टा आर है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। अभी इसके ऊपर कंडीशंस भी आएंगी। तो हमने पहले क्या देखा, हमारे पास एक पार्टिकल है, पी पार्टिकल मान लो यहाँ पर, और इसका पोजीशन वेक्टर निकाला आर के,
उसका नेबरहुड वाला पॉइंट लिया, उस पर पोजीशन वेक्टर निकाला विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। उसके बाद बोथ डी आर के एंड डी डैश आर के सेटिस्फाई द इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, सो द डिफरेंसेस आर दिस। अब यहाँ पर क्या कहा कि जो हमारे पास डी आर के और डी डैश आर के हैं वो दोनों किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ को। अब फिफ्थ और सिक्स्थ कौन सी इक्वेशन है जो हमने अभी रेस की थी ना, पॉसिबल वाली इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है। पहली बात तो पॉसिबल तो होनी चाहिए, देन ये जो डिफरेंस आएगा ना इसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल। ठीक है, तो पहले पॉसिबल आना चाहिए आपको। तो इसने क्या कहा, जो ये डी आर के है ये कौन कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जो हमारी ये आई थी ना अभी, समीशन ऑफ एल बीटा के, और साथ में हमारे पास आया था डी ऑफ आर के प्लस डी बीटा डी टी इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन समीशन कर्ल एफ एल्फा बाय कर्ल आर के डी ऑफ आर के प्लस कर्ल एफ एल्फा बाय कर्ल टी डी टी इज इक्वल टू 0। अब जो ये दो इक्वेशंस हमारी आई थी, ये जो डेल्टा आर है ये भी इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, और अगर आप यहाँ पे डैश लगा दोगे तो भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। पहली बात तो ये होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, अब हम इनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस का मतलब क्या है कि इसमें से इसको माइनस कर दो। अब अगर आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो इस वाले में से माइनस भी होगा। अब अगर यहाँ पे एक बार तो आप डैश लगा रहे हो और एक बार विदाउट डैश है, सपोज करो मैं दूसरी वाली लिख के दिखाती हूँ, यहाँ पर ये वाली है और एक डैश वाला है समीशन ऑफ एल बीटा के, यहाँ पर आर के प्लेस पे डी डैश आर के आ जाएगा एंड प्लस डी बीटा डी टी, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जो आर के है वो भी सेटिस्फाई कर रहा है और जो आर डैश है वो भी सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो अब हमने ये देखा कि अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखो लास्ट वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, है ना। इसमें से ये वो माइनस कर देंगे हम। इसी तरह से यहाँ पर आर है और यहाँ पर अगर मैं आर डैश लगा लूँ या फिर डी ऑफ आर के, तो पीछे वाली टर्म फिर से कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ फर्स्ट वाली टर्म हमारी माइनस में आएगी ना। तो उसने ना डायरेक्ट लिख रखा है यहाँ पर कि सेटिस्फाई द होमोजेनियस रिलेशन। अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं देन वी विल गेट, क्या मिलेगा हमें, एल बीटा के डेल्टा ऑफ आर के। डेल्टा ऑफ आर के का मतलब क्या है, दिस इज इक्वल टू डी डैश आर के माइनस डी ऑफ आर के। ये ध्यान रखना, ये हमारे पास डेल्टा ऑफ आर के है। अब अगर हम इस वाली इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को माइनस करेंगे या फिर इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा एंड दिस माइनस दिस बच जाएगा। अब जैसे कि आपको पता है ये वाली चीज हमारी कॉमन आ जाएगी, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे हम, और डी डैश आर के माइनस डी ऑफ आर के इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ आर के आ जाएगा। तो इन शॉर्ट हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या आएगी, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, डेल्टा ऑफ आर के। इधर हमारे पास आ जाएगा डेल्टा ऑफ आर के एंड सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा ऑफ आर के। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि अब जो भी हमारा डेल्टा ऑफ आर के है जो इन दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। आई होप सभी को क्लियर होगा। हमें सिर्फ किस पे फोकस करना है, इनका डिफरेंस निकालने पे फोकस करना है। जो भी इनका डिफरेंस आएगा और जो पोजीशन वेक्टर इन दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। साथ में ये जरूर लिखना है कि बीटा की वैल्यू आप कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, 1 2 से लेकर डी तक, जी तक, और जो अल्फा की वैल्यू थी वो 1 2 से लेकर डी तक। ये जरूर लिखना है, मार्क्स कट जाएंगे नहीं तो। बिल्कुल प्रॉपरली लिखोगे तो प्रॉपर ही मार्क्स आएंगे। तो उसके बाद तो थ्योरी लिखी हुई है, आप नोट में से रीड कर लेना अच्छे से। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, पॉसिबल एक्सेलरेशन। देखो पॉसिबल एक्सेलरेशन क्या है, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पी के। इसने यहाँ पे क्या कहा कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है पार्टिकल्स का
और पार्टिकल्स को क्या नाम दे रखा है, पीके। पीके मीन्स पहला पार्टिकल हमारा P1, P2, P3, ऐसे हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स है, सपोज करो P कैपिटल N तक है। देन एफ के बी द कॉरस्पॉन्डिंग फोर्सेज इम्प्रेस्ड एट द पॉइंट पीके। अब देखो पहले तो कॉमन सेंस पे आते हैं थोड़ा सा, पॉसिबल एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। एक्सेलरेशन को कैसे निकालते हैं, न्यूटन का लॉ क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सेकंड लॉ यही कहता है न्यूटन का, देखो फोर्स है इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एक्सेलरेशन निकालना में। तो अगर हम फोर्स को डिफाइन कर दे तो बाय में मास कर देंगे, हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो दैट वाई हम पहले क्या कर रहे हैं, फोर्स निकाल रहे हैं, तो हमारे पास एक्सेलरेशन अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो पहले देखो इसने क्या कहा, अगर हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं P1 P2 से लेकर कैपिटल Pn तक, देन उसके बाद पहली बात ये कही है उसने कि अगर हमारे पास जो भी सिस्टम है अगर उसके ऊपर कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है, दैट मीन्स हमारा जो सिस्टम है वो फ्री सिस्टम है। अगर फ्री सिस्टम है तो हम क्या करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्सेस लगा देंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्सेस सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर हमारे सिस्टम के ऊपर अगर हम कंस्ट्रेंट्स लगा रहे हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कंस्ट्रेंट्स भी अपना रोल निभाएंगे। अब जितना मास इनटू एक्सेलरेशन है उतना ही टोटल फोर्स नहीं होगा। हो सकता है कि जो हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई है वही रिस्ट्रिक्शन भी कुछ फोर्स लगा रही होंगी बॉडी के ऊपर, तो जरूरी नहीं है ना कि टोटल फोर्स हमारा सिस्टम से ही आ जाए, कुछ कंस्ट्रेंट्स की वजह से भी आएगा। तो पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना केस, वो वाला केस डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी जो बॉडी है वो बिल्कुल फ्री है, उसके ऊपर हमने कोई भी कंस्ट्रेंट अभी नहीं लगाया। ठीक है, अगर हमने कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं लगाया तो उसके अकॉर्डिंग अभी हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होने वाला है। तो उसने एक नोटेशंस के अकॉर्डिंग बता दिया कि हमारे पास जितने भी पार्टिकल्स हैं हमने मान लिया उन सबके ऊपर फोर्स कौन से लग रहे हैं, एफ के। एफ के का मतलब F1 F2 से लेकर कैपिटल FN तक। P1 पार्टिकल पे ये फोर्स लग रहा है, P2 पार्टिकल पे ये वाला, P3 पे F3 एंड Pn पे Fn, ऐसे हमने मान लिया। उसके बाद इसी तरह से मास भी मान लेते हैं, हर एक पार्टिकल का मास भी मान लिया, M1 M2 Mn, कैपिटल N है ये। उसी तरह से इनकी हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू मान ली, W1 W2 Wn, ये हमारे पास एक्सेलरेशन है एंड दीज आर मासेस, ये हमने सब कुछ मान लिया। तो अब हमें पता है एफ के इज इक्वल टू मास और इनटू एक्सेलरेशन, ये आने वाला है वेयर के फ्रॉम 1 टू कैपिटल N तक। उसके बाद ये लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी निकाल लेते हैं, सॉरी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डब्ल्यू के, दिस विल इक्वल टू 1 बाय एम के इंटू फोर्स, ये आएगा। ये हम वैसे भी बता सकते हैं। लेकिन अब मेन बात देखो क्या है कि अगर हमारे पास एट ए गिवन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम फॉर द गिवन वेलोसिटी मे नॉट सेटिस्फाई दीज रिलेशंस। तो यहाँ पे उसने ये कहा कि एट अ पॉइंट एट ए गिवन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम आर के एंड फॉर गिवन वेलोसिटी, अगर हमारे पास वेलोसिटीज गिवन है, मे नॉट सेटिस्फाई दिस रिलेशन, हो सकता है कि वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई ना कर रहा हो। तो यहाँ पे उसने क्या कहा, हो सकता है कि जरूरी नहीं है ना हमेशा ही हम एक्सेलरेशन ऐसे निकाल दें। अभी बताया मैंने आपको, अगर हमारा सिस्टम फ्री है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। अगर हमारा सिस्टम फ्री नहीं है तो कंस्ट्रेंट लगेंगे उसके ऊपर, अगर कंस्ट्रेंट्स लगेंगे तो दैट मीन्स हमारे पास ये वैल्यू नहीं आएगी, कुछ ना कुछ एडिशनल फोर्स और ऐड होगा, तो अब वो वाला निकालना चाह रहे हैं हम। अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट्स की हेल्प से अब हम ये देखेंगे कि कैसे हम अपना जो एक्सेलरेशन है वो निकाल लेंगे। तो अब देखो वो कैसे निकाल लेंगे। अब जो हमारे पास कंस्ट्रेंट्स की इक्वेशन थी ना, ये वाली इक्वेशंस थी कंस्ट्रेंट्स की, समीशन के फ्रॉम 1 टू कैपिटल N L बीटा के और V के प्लस DV इज इक्वल टू 0, और सेकंड वाली भी थी वो डिफरेंशिएशन वाली, ये कर्ल ऑफ F अल्फा बाय कर्ल R के B के और प्लस
कर्ल एफ अल्फा बाय कर्ल टी इज इक्वल टू 0। हम ना देखो ये दो कंस्टेंट इसलिए लेके चल रहे हैं, पहली बात तो ध्यान रखना ये वाला जो कंस्टेंट है वो उससे आया है जिसमें हमारे पास वेलोसिटी प्रेजेंट नहीं थी, फिर हम वेलोसिटी इसके अंदर जबरदस्ती लेके आए हैं, और ये कंस्टेंट पहले ही ऐसे थे जिनके अंदर वेलोसिटी थी, इसलिए हमें हमेशा दो कंस्टेंट मान के चलने हैं कि एक जिनके अंदर वेलोसिटी प्रेजेंट थी और दूसरा जिनके अंदर वेलोसिटी प्रेजेंट नहीं थी। तो इसके अंदर हम वेलोसिटी लेके आए हैं, पहले नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है, बीटा फ्रॉम 1 2 से लेकर कहाँ तक था, जी तक, और अल्फा हमारा 1 2 से लेकर स्मॉल डी तक। ये थी हमारे पास कंस्ट्रेंट्स की इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, वेलोसिटी निकालनी है। अब जिनको पता होगा, आई थिंक 10th तक तो हम पढ़ के ही आए हैं साइंस, हमने ये देखा था कि अगर हम वेलोसिटी के अपॉन में टाइम कर दें देन दिस विल इक्वल टू एक्सेलरेशन। आई थिंक सभी को पता होगा, ये नहीं पता तो याद कर लो, या फिर ये लिख लो कि वेलोसिटी का अगर डेरिवेटिव कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन वी विल गेट एक्सेलरेशन। अब इसको देखते ही हमारे माइंड में क्या टिक होना चाहिए कि हमारे पास वेलोसिटी तो है ही, देखो यहाँ पर भी वेलोसिटी है, यहाँ पर भी वेलोसिटी है, क्यों ना हम इसका एक बार डेरिवेटिव ही कर दें। डेरिवेटिव करते ही हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, हमारे पास वेलोसिटी का तो रिलेशन है ही ना, हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो हम क्या कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। अब जैसे कि आपको दिख रहा है फर्स्ट वाली टर्म्स में तो प्रोडक्ट में है दो टर्म्स, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, सेकेंड वाली में अकेले ही है। तो जैसे इसका डेरिवेटिव करते हैं, समीशन के फ्रॉम 1 टू n। अब यहाँ पे पहले फर्स्ट एज इट इज, एक तो इनके ऊपर वेक्टर्स लगा देना, ऐसे ध्यान रखना इसका, पहले ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करोगे एक्सेलरेशन आ जाएगा। अभी बताया था एक्सेलरेशन हमने ये मान रखे हैं। अब वेलोसिटी एज इट इज, इसका डेरिवेटिव लिख दो ऐसे एल बीटा के, ठीक है। अब सेकंड वाले का डेरिवेटिव कर दो डी बाई डी टी, डी बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इस वाली ऊपर वाली इक्वेशन का डेरिवेटिव आ गया। इसी तरह से हम इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं, समीशन के फ्रॉम 1 टू कैपिटल एन, पहले ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव, देन अब ये एज इट इज, वेलोसिटी एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव कर्ल एफ अल्फा बाय कर्ल आर के, और इसके आगे लिख देते हैं डी बाई डी टी, ऐसे, ठीक है। और फिर इसका डेरिवेटिव कर दो डी बाई डी टी, किसका डी बाई डी टी, कर्ल एफ अल्फा बाय कर्ल टी का। तो ये हमारे पास आ गया, प्लस है बीच में, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब हम ये कह सकते हैं कि उस एक्सेलरेशन को हम पॉसिबल एक्सेलरेशन बोलेंगे जो इन दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि हमने देखो पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट की भी वही इक्वेशन बताई है, वही कंडीशन बताई, और पॉसिबल वेलोसिटी की भी वही बताई कि जो कांस्टेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इसी तरह से हम पॉसिबल एक्सेलरेशन को भी वही कहेंगे जो इन दो कांस्टेंट्स वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉसिबल एक्सेलरेशन। आई होप सभी को क्लियर होगा। लेकिन अगर हमारे पास कांस्टेंट नहीं है तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा, लेकिन अगर हमारे पास कांस्टेंट्स हैं देन वी विल से दैट अगर वो इन दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा देन वी कॉल इट पॉसिबल एक्सेलरेशन, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ से हम देख भी सकते हैं कि हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं आया, यहाँ पर देखो कॉम्प्लिकेशंस आई है ना, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स भी तो अपना रोल निभाएंगे कुछ ना कुछ। यहाँ पर तो डायरेक्ट ही हमारा आंसर आ रहा था। तो आगे ना थोड़ा सा थ्योरेटिकल वे में लिखा हुआ है कि दीज आर द एक्सप्रेशन फॉर द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन द कंस्ट्रेंट्स ऑन द एक्सेलरेशन wk ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। अब जो ये वाली इक्वेशंस आई है ये किसकी वजह से आई है, जो कंस्ट्रेंट्स आ रहा है किसकी वजह से, एक्सेलरेशन की वजह से। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये वाली कंडीशंस आई हैं ये क्या आई है, कंस्ट्रेंट्स की इक्वेशन आई है विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन, ठीक है। आगे देखो, then the constraint will act on the particle pk of the system will certain supplementary forces rk, these forces are called the reaction forces of the constraints। देखो यहाँ पे क्या कहा है, अब वो हमें जर्नल बता रहा है कि चलो ये तुम्हारे कंस्ट्रेंट्स आ गए विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन, ये हमें पता चल गया। अब जो अभी हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ फोर्सेस देखा था, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन था, ऐसे लिख रहे थे हम, है ना। तो यहाँ पे अब वो कह रहा है कि अगर रिस्ट्रिक्शन आ रही है, कंस्ट्रेंट्स आप लगा रहे हो तो ये इक्वल नहीं आएगा। तो
यहाँ पे कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन किसकी वजह से आएंगी, कंस्ट्रेंट्स की वजह से। तो दैट मीन्स हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, F प्लस आर इज इक्वल टू एम ए। मतलब कि ये जो आर है ये किसकी वजह से फोर्स आया, एक्सेलरेशन की वजह से। एक्सेलरेशन कौन सा, कंस्ट्रेंट्स वाला, ठीक है। ये तो सिंपल वाला है, विदाउट कंस्ट्रेंट्स वाला, फ्री वाला। और यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स की वजह से जो फोर्स आएगा वो ये आर है। तो यहाँ पे इसने उसका नाम क्या दिया है, रिएक्शन फोर्स ड्यू टू कंस्ट्रेंट्स। तो अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे कि रिएक्शन फोर्स क्या होता है, यू हैव टू एक्सप्लेन पॉसिबल एक्सेलरेशन, अच्छे से एक्सप्लेन करना उसको। तो फॉर रिएक्शन फोर्सेज ऑफ द कंस्ट्रेंट्स, इन कैपिटल आर को हम ये बोलेंगे, द रिएक्शन दैट अराइज आर सच दैट द एक्सेलरेशन डिटरमाइन द इक्वेशन। ये वही इक्वेशन लिखी है उसने आगे, यहाँ पर के की फॉर्म में लिख लेना अच्छे से, और मैंने इसको लिखा था डब्ल्यू के, ठीक है। तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और इसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन फोर्स बोलने वाले हैं। द प्री असाइंड फोर्सेज एफ के। अब ये वाले जो फोर्स थे ना हमारे सिंपल वाले, जो कि न्यूटन्स के लॉ को सेटिस्फाई कर रहे थे विदाउट एनी कंस्ट्रेंट, ये था इक्वेशन। तो इन वाले फोर्स को वो क्या बोल रहा है, इफेक्टिव फोर्सेस, इफेक्टिव फोर्सेस। तो ये थोड़ी चीज ध्यान रखने वाली है कि इनके नाम क्या है। अगर विदाउट कंस्ट्रेंट वाला फोर्स है तो हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव फोर्स। अगर कंस्ट्रेंट के साथ वाला फोर्स है जो कि कंस्ट्रेंट्स की वजह से आ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन फोर्स। ये चीज ध्यान रखनी है। तो अगर हमारे पास कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो हमारा टोटल फोर्स आएगा वो क्या आएगा, इफेक्टिव फोर्स प्लस रिएक्शन फोर्स। टोटल फोर्स हमारा वो आने वाला है, और यही चीज लिखी हुई है। उसके बाद जो हमारे पास फोर्स है उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी, टी होगा, आर के होगा, वेलोसिटी कंपोनेंट। जैसे कि हम पोजीशन वेक्टर को ही बोल रहे थे, हमारे पास जो एफ है, एफ इज द फंक्शन ऑफ टी आर के, और आर के डॉट ही लिख रहे थे ना उसको, तो ये वेलोसिटी होती है आर के डॉट इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल्स, या फिर फोर्स कह लो, फोर्स हमारे पास ये आएगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ के। तो एफ के की वैल्यू को आप ऐसे निकाल सकते हो, उसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स अवेलेबल होंगी, टी आर के और वी के वाली। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। थोड़ी सी थ्योरी थी आज, अच्छे से इसको रीड कर लेना। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।